हेलो दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बहुत सारी क्वेरी थी जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनके पास में इस एक डिबेट चलता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इन दोनों के बीच में। तो पहले हम इस डिबेट को ख़त्म करेंगे। सेकेंडली हम लोग जानेंगे, पहले हम ये डिबेट हटाएंगे कि कौन सा पढ़ना है। सेकेंडली हम पता करेंगे कि हमें पढ़ना कौन सा एनसीईआरटी है। अपन इधर सारी एनसीईआरटी पढ़ने आएगा तो भाई वो तो 6 to 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी लिखी गई थी। तो फिर हम तो इधर आईएएस बनने आए हैं, तो फिर हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें या फिर हम दोबारा से 6 to 12 का पूरा सिलेबस कवर करें। तो इन सब बातों को हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ओल्ड वर्सेस न्यू का क्या कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आ गया यहाँ पे, उसे देखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं वो किस लिए एकदम अचानक लोग ऐसे तो नहीं बोलने लग गए कि नहीं नहीं ओल्ड पढ़ने का है। जब हमारा सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, मोस्टली 2014-15 में भी सिलेबस चेंज हुआ है, उससे पहले भी एक बार चेंज हो चुका है। तो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके चलते कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो थी वो हटा दी गई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से एक्सक्लूड कर दी गई और कुछ नई चीज़ें थी जो इंक्लूड कर दी गई। इवन थोड़ा सा मैं ऐसे बोलूँ तो कुछ राइटर्स भी चेंज कर दिए गए। जो पुराने बुक्स थे वो दूसरे राइटर्स ने लिखे थे और न्यू बुक्स हैं वो कुछ दूसरे राइटर्स ने लिखे हैं। तो उसी पे लेके एक डिबेट चलता है। तो आप देखते हैं ये डिबेट क्या है और ख़त्म करते हैं। मेनली ओल्ड एनसीईआरटी, अभी सोचो आप खुद बताओगे कौन सी पढ़नी चाहिए। मान के चलिए हम लोग कोई ज्योग्राफी की बुक उठाते हैं और ओल्ड ज्योग्राफी का कोई बुक है एनसीईआरटी का, जिसमें डेटा, मान के चलो कोई सेंसस है, जो हम सेंसस मतलब जनगणना, उसमें जनगणना दिया हुआ है मान के चलिए कोई 1990 वाला। और एक न्यू ज्योग्राफी का बुक आया है जिसमें जनगणना दिया हुआ है 2011 वाला, 2011 वाला। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन सा वाला हमें एनसीईआरटी यूज करना चाहिए ज्योग्राफी में। तो आप कहोगे क्यों भाई मैं पुराना डेटा क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पेपर में तो नया डेटा आएगा। तो ज्योग्राफी में अभी पुरानी एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी कि न्यू है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है सेंसस का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। सपोज दैट कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, मिनरल्स हैं, इन सबको हम देखेंगे ना तो ये चेंज होते रहते हैं। कभी प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी वीट था 2015 से पहले, यूपी सबसे बेस्ट नहीं था, अभी हम देख रहे हैं कि यूपी वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। या फिर मिनरल्स में देखो, कोई मिनरल है कहीं पे बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कोई स्टेट, और कोई स्टेट अब नहीं रहा वो उतना बड़ा, उसका दबदबा नहीं रहा, तो फिर वो चेंज होता रहे। और एनसीईआरटी न्यू आती है उनमें थोड़ा सा वो सही होके आता है। तो हमें समझ में आ चुका है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हमें न्यू नहीं पढ़नी है। अब वो सॉरी पुरानी नहीं पढ़नी है, क्योंकि उनमें डेटा पुराना है और वो हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे ही हम सेकंड सब्जेक्ट उठाते हैं ज्योग्राफी के बाद में, दूसरा सब्जेक्ट कोई भी उठा लो, इकोनॉमी। अब आपको खुद ही समझ में आया होगा, इकोनॉमी तो इतना करंट ओरिएंटेड रहता है, इसका तो डेटा चेंज ही होता रहेगा, तो आपको न्यू पढ़ना है। थर्ड हम उठाते हैं कोई पॉलिटी। तो पॉलिटी में पुरानी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्या इतना कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर कुछ न्यू एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको न्यू एनसीईआरटी में। तो मुझे लगता है ज्योग्राफी पॉलिटी का भी कोई पुराना एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए। फोर्थ आता है साइंस। ये साइंस में कोई नया किसी को अवार्ड मिल रहा है या फिर कोई नई इन्वेंशन हो गया है, तो वो पुराने में मेंशन नहीं रहा होगा, तो मुझे लगता है कि न्यू पढ़ना चाहिए। अब एक लास्ट आता है जिसके लिए हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का डिबेट है ये, मोस्टली ओल्ड वर्सेस न्यू वाला। बाकी जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई हैं उनका कोई डिबेट नहीं है, ये न्यू वर्सेस ओल्ड का मेन डिबेट है ये हिस्ट्री का। तो अब हिस्ट्री पे हम लोग बातचीत करेंगे कि हिस्ट्री में क्या करना चाहिए। अभी देखो 2023 का जो पेपर हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग देखोगे ना, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है लास्ट के 1 ईयर से, उसके हिसाब से क्या सजेस्ट करना चाहिए हमें और क्या पढ़ना चाहिए वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि ये डिबेट में किसको आपको जिताना है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें न्यू एनसीईआरटी, जो हमने हिस्ट्री छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट बताए उनके लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। अब हिस्ट्री का क्या करना है वो हम आगे बताएंगे। ओके, तो हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए, द मेन थिंग।
भाई वो 6 to 12 के जो स्टूडेंट थे ना, उन लोगों के लिए बनाई गई थी। अब ये 6 to 12 के स्टूडेंट के लिए वो जो बनाई गई एनसीईआरटी है, वो हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर वो 6 क्लास के बच्चे में और आपके बच्चे आप में, आपके बच्चे में नहीं, आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा। वो तो अलग तरीके से पढ़ेगा क्योंकि उसे तो सिर्फ एग्जाम में थोड़ा सा लिख के पास करना है, उधर टीचर पास कर देगा, लेकिन वो काम आपके में नहीं चलेगा। तो कैसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ कैन रीड एनसीईआरटी। तब से उससे पहले हम जानेंगे कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है। ओके, तो देखते हैं कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। सबसे फर्स्ट साइंस में हम देखते हैं, साइंस और एनवायरनमेंट, क्योंकि साइंस में ही इन्वायरमेंट ऐड हो जाता है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है ये, रेड कलर कर लो। क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 12 का। अब ये हमें सारा पढ़ना चाहिए। अब देखो, हमारे यहाँ सिलेबस में मेंशन है साइंस इन टेक। हमारा जो सिलेबस है उसमें साइंस इन टेक मेंशन है। तो जब हमारे सिलेबस में साइंस इन टेक मेंशन है, तो जो हमारी ट्रेडिशनल साइंस रहती है, ट्रेडिशनल साइंस का मीन्स होता है जो पुराना हम लोग पढ़ते आते हैं, जो चेंज नहीं हो रहा है काफ़ी दिनों से। तो ट्रेडिशनल साइंस का रोल है ना, वो बहुत कम है। मान के चलिए, एक शायद 2021 में या 20 में एक क्वेश्चन आया था केवल, कि जो आपका सेल है उनमें कुछ पूछा था, प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था ओनली बस। तो उससे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक एक दो दो, लेकिन अभी ट्रेंड जो देख रहे हैं हम, उसमें मोस्टली टाइम पे ना जो करंट ओरिएंटेड रहता है वो आता है। तो फिर हमें क्या इन एनसीईआरटी को छोड़ देना चाहिए? तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं करना है कि आप इतनी भावनाओं में बह जाओ और फिर भावनाओं में बह के इन्हें पढ़ने का ही नहीं है। तो अपन को पढ़ने का है, लेकिन कुछ बहुत ही सिलेक्टिव पढ़ने का है। तो अब मेरे को लगता है कि ये 6 की हमें नहीं पढ़नी चाहिए, 7 का भी नहीं पढ़ना चाहिए, 8 का भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये 6, 7, 8 का नहीं पढ़ना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? यदि आपके पास इसके कोई नोट्स मिल जाते हैं आपको कहीं पे, और बहुत बेसिक कंसाइज ऐसा कुछ 5, 6, 7 पेज के, तो उनको आप देख लो। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोई टर्म है जो आपको बाद में करंट पढ़ने के लिए समझना चाहिए, तो ऐसे आप वो टर्म को इधर से निकाल सकते हो। वैसे जाके पेज टू पेज बैठ बैठ के पढ़ने का कोई मीन्स नहीं है। तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी 6, 7 के शायद नोट्स डाल रखे हैं, तो वो आप जाके पढ़ सकते हो। और मैं शायद 8 के भी डाल दूंगा आज में या कल में। तो आपको ये 6, 7, 8 का एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नोट्स ले लो 4, 5 पेज के, और उनसे कुछ जो टर्म्स हैं, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको आप देख लो। अब आते हैं 9th एंड 10th एंड 12th। देखो भाई, है क्या इधर, 9th एंड 10th में ना थोड़ा से कॉन्सेप्ट्स बड़े बड़े हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़े से समझ जाने चाहिए। जैसे हम कभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, अभी जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो हमें पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, या फिर सेल का जो पार्टिसिपेशन होता है, सेल में कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो ये सब बातें 9th में मिल जाएंगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि 9th क्लास का जो बायो वाला पार्ट है, वो आप कवर कर लो। उसमें जो एनिमल किंगडम दिया हुआ है, एनिमल किंगडम, वो आपको नहीं करना है। वो तो भाई बहुत ही अलग लेवल का है। लास्ट में जाके एक टेबल होगा एनिमल किंगडम का, वो आप टेबल जाके देख लें और उसे अपने नोट्स में ऐड कर लें। ओके, पर वो पूरा ना पढ़ें, लेकिन जाके टेबल देख लें और टेबल को एक किसी भी नोट्स में ऐड कर लें, मतलब फोटो खींच के उसे लगा लें। 10th का भी हम देखें तो 10th में भी आपको बायो पढ़ना है। ओके, तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने छोड़ दिया है, तो फिर आप मेरे को बोलोगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पढ़ेगा और मेरे को तो मज़ा नहीं आएगा बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो आप पढ़ सकते हो, वो आप अपने मज़े के लिए। बट अपन इधर सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा है जो चीज़ हमारे पेपर में आ रही है। ओके, तो अब आते हैं 12th में। तो 12th का हम बताएं उससे पहले थोड़ा सा ये 10th और जो 9th का फिजिक्स का है, तो ये भी मैं आपको नोट्स डाल दूंगा। कुछ जो भी 2, 4 कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अच्छे होंगे उनको लेके, तो वो आप उसके लिए चिंता न करें और अपनी नींद न खो दें चिंता में। तो 12th की बायोलॉजी है, इसमें क्या करते हैं, लास्ट की 4 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। वो आपके साइंस के हिसाब से नहीं, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है।
आपको एनवायरनमेंट जो पढ़ना होगा उसके कुछ बेसिक्स मिल जाएंगे उधर से, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है ना, इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसे करके कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो आपको उधर से मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी का भी एक आध यूनिट चाहो तो आप पढ़ सकते हो, जिससे कि जब आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स पता होने चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। 6, 7, 8 का आपको किधर से भी नोट जुगाड़ करना है जो ग्रुप में डला हुआ है हमारे में, और उस ग्रुप में से जाके उठाना है। 9, 10th में आपको बायोलॉजी पढ़नी है, यदि आपको पढ़ लो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका भी वो डाल दूंगा नोट्स, तो उसमें आप उठा लेना जाके, ठीक है ना। तो 12th में आपको ये फोर्थ लास्ट की करना है, यदि आप इसे अच्छे से पढ़ना है। ओके, ये 4 यूनिट्स पक्का। फिर उसके बाद में आपको ना, जब आप शंकर आईएएस पे मूव ऑन करोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो आपको हिस्ट्री, सॉरी, साइंस की एनसाइटीज के बारे में पता चल गया कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। अब पॉलिटिकल साइंस पे देखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की हम 6 से सारी उठा के देखें तो आपको दिख रही होंगी, ये 8, 9 बुक्स हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, जो मैंने देखा है कि ये 6 का ऐसा कुछ है नहीं इन बुक्स में। ये पूरी की पूरी लाइन खींच रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर ये सारी बुक्स 2 दिन में पढ़ सकते हो, 2 days इनफ है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें पढ़ने से भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, तो आप इन्हें नहीं पढ़ें। ओके, फिर कौन सी पढ़नी है आपको? जो सबसे ज़्यादा पढ़नी है वो ये 2 बुक्स हैं। ये 2 बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है आपको, एनी हाउ। अब ये बुक्स आपको सीधा डायरेक्ट पीटी में या मेंस में कुछ फायदा करेंगी। तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो 10th क्लास की है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन यदि आपके पास टाइम हो, तो यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और समय की मर्यादा आपके पास ज़्यादा है, तो फिर आप आसानी से इसे पढ़ लो। बाकी इसके नोट्स कहीं मिल जाते हैं, तो नोट्स आप एक बार देख लेना, क्योंकि इनमें एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं मेंस में लिखने के लिए, और थोड़ा सा थ्योरी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये दोनों बुक्स आपको एनी हाउ पढ़नी है, और इनके शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इधर 2 बुक्स और हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यदि आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। मेरे को लगता है कि इसे पढ़ने से अच्छा है जब आप पढ़ोगे, कोई नोट्स उठा लो जाके किसी भी इंस्टीट्यूट के जो आप पढ़ते हो, तो उसको जाके आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ये बुक आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, मे बी टाइम है तो। ऐसे मेरे को किसी काम की नहीं लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसे छोड़ दो। कंटेम्प्रेरी वर्ड, ये आपके आईआर में काम आ सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। लेकिन मुझे लगता है कि आईआर में इसे पढ़ के कोई सेंस नहीं बनता। तो आप जब आईआर के लिए कोई स्पेशल कोई बुक पढ़ने वाले हो, तो फिर इसको भी कोई पढ़ने का मीन्स नहीं है। तो आपको पॉलिटी में क्या है, 2 बुक्स पढ़नी है। और आपको ये तीसरी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है पार्ट 2, इसको भी थोड़े से देख लेना है। ओके, तो पॉलिटी में आपको पता है कि पॉलिटी के लिए एक बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत, तो उसे तो हमें पढ़ना ही है। लेकिन उससे पहले आप ये बुक्स पढ़ लेते हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से, मतलब बेस्ट वे में आप ना लक्ष्मीकांत समझ सकते हैं। समझ तो आप फर्स्ट टाइम में भी सकते हैं, लेकिन आप और अच्छे से उसे समझ सकते हैं। तो मे बी आप, हाँ, ये दोनों पढ़ेंगे। थर्ड आते हैं हम लोग इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में हमें कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए? तो इकोनॉमी में जो मेरे को लगती है सबसे सही, तो वो है ये नीचे वाली दोनों बुक्स। आप ये बुक्स नहीं पढ़ें, छोड़ सकते हैं, उनमें कुछ है नहीं ऐसा खास। बाकी मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 11th क्लास की बुक है। और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी। एक और 12th में आती है माइक्रो। तो मेरे को लगता है माइक्रो पढ़ने का कोई मीन्स नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन निकले नहीं। अब तक मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, शायद 2, 3 क्वेश्चन निकले हैं, और वो भी ऐसे, मतलब क्रेजी टाइप के, जो हम इसे पढ़ के भी उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये कितना 60, 70 पेज पढ़ोगे, फिर एक क्वेश्चन नहीं निकलता है, तो कोई, मेरे को लगता है रोटी सही नहीं है। रोटी मीन्स से रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो जब मैं रोटी बोलूँ तो समझ जाना, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। तो 60, 70 पेज पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो कोई मतलब नहीं है, रोटी अच्छा नहीं है इसका। तो आपको ये पढ़ना है, और मैक्रो पढ़ना है, ठीक है ना। तो माइक्रो नहीं पढ़ना है, सॉरी, ये मैक्रो था, मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ। माइक्रो नहीं पढ़ना है आपको। ओके,
बाकी तो आगे आप कुछ न कुछ पढ़ेंगे ही, तो उसमें कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमी में आपको दो बुक्स पढ़नी है। ज्योग्राफी, ये तो बहुत ही सही है क्योंकि इसकी एनसीईआरटी ही मेन है। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है ऐसा खास जो इन एनसीईआरटी को रिप्लेस कर सके। तो बेस्ट भी है एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए। तो ये 6, 7, 8, ठीक है ना, 9, 10, फिर ये 11th की दो, 12th की दो। तो अभी इसमें क्या करना है, देखो 6, 7, 8 बेसिक टर्मिनोलॉजी इधर मिल जाएगी। बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी इधर मिल जाएगी जिसमें आप सीखोगे लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। उसके बाद 9th और 10th में आएंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ता है और थोड़ा सा इंडिया के बारे में जानना शुरू करोगे। फिर आप 11th एंड 12th में आएंगे तो और लेवल बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन्हें सबको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना फिर आप 6, 7, 8 और 11, 12 पढ़ सकते हैं। 9, 10 का आप छोड़ सकते हैं। वैसे 9, 10 भी में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 11, 12 में नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन 11th की जो एनसीईआरटी दो हैं, ये तो भाई अलग ही लेवल की है। जो आपकी एक फिजिकल फंडामेंटल्स है ये वाली एनसीईआरटी, और एक ये एनसीईआरटी, ये दोनों ही आपका पूरा बैकबोन है। बैकबोन है आपका जो ज्योग्राफी है उसका। इसके अलावा इस बार मैंने देखा था 2023 में जो आपका इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी करके जो अपना ये वाला है ना, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी, इससे 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे थे इस बार 2023 के जो अपना पीटी था उसमें। मुझे लगता है ये भी आपको दोनों कर लेनी चाहिए, इनमें काफ़ी सही सा माल है, ह्यूमन ज्योग्राफी में भी और आपकी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में भी। तो आपको ये चार एनसीईआरटी 11th एंड 12th की, और आपको 3 एनसीईआरटी 6, 7, 8 की कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ओके, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है ज्योग्राफी में, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना आपको। तो इधर आप क्या कहते हैं, ये सारी एनसीईआरटी पढ़ के काम खत्म कर सकते हैं। आप उनको इधर बार बार आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, अब आते हैं हिस्ट्री, जहां मैंने बोला था हिस्ट्री में जो अपना डिबेट था न्यू वर्सेज ओल्ड, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का जो न्यू वर्सेज ओल्ड है उसको हम देखते हैं। देखो हिस्ट्री में ना क्लास 6, 7, 8, 9, 10, शायद 9th में दो बुक हैं या 10th में दो बुक हैं, सॉरी 9th में। तो ये कुछ बुक्स हैं, तो इनको हम अपने हिसाब से देखते हैं कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। 6, 7, 8, देखो इसमें क्या है ना, इन्होंने ना अलग हिसाब से डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे 6 है तो 6 में इन्होंने दिया हुआ है इंसेंट हिस्ट्री, 7 में दिया हुआ है मिडाइवल हिस्ट्री, और 8 में दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर 9th और 10th में दिया हुआ है बर्ड हिस्ट्री। तो बर्ड हिस्ट्री का क्या सीन है भाई, इसमें से हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वो तो हम जाके कहीं ना कहीं से जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे होंगे तो किसी के नोट्स उठाएंगे। तो हमें ना 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मेरे को लगता है कि 6, 7 की तो हमें एनी हाउ पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इधर जो टर्म्स है ना वो मेनली टाइम, मोस्टली टाइम आप देखोगे एग्जाम में मिलते हैं। 8 की भी पढ़ लोगे क्योंकि वो इजी हो जाती है, मॉडर्न की है, तो कोई आपको मतलब ऐसा कोई बड़ा परेशानी नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि 8 की पढ़ लोगे तो 6, 7, 8 तीनों पढ़ लोगे तो शायद आपके पेपर में जब आप जाओगे तो आपको शायद खुशी का ठिकाना नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन ना आए डोंट थिंक। तो हम लोग आगे आते हैं। आगे हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, तो 11th सॉरी 12th में 3 एनसीईआरटी है, थीम फर्स्ट थीम सेकंड। जैसे हमने 6, 7 का देखा था वैसा ही सेम टू सेम है। तो 6 में जैसे हमने देखा था 6 में इंसेंट था, तो ऐसे ही 11 जो फर्स्ट पार्ट है इसका उसमें भी इंसेंट है, जो सेकंड पार्ट है उसमें मिडाइवल है, थर्ड पार्ट है इसमें मॉडर्न है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 6 के साथ थीम फर्स्ट पढ़ लो, 7th के साथ थीम सेकंड पढ़ लो, 8 के साथ थीम थर्ड पढ़ लो। ऐसा भी आप कर सकते हो। ओके,
लेकिन ये बुक्स आपको पढ़नी पढ़नी है एनी हाउ, क्योंकि इस बार देखा है मैंने थीम से क्वेश्चंस निकले हैं। ऐसे लगता था कि हम ओल्ड वाली पढ़ के पूरा एकदम सस्टेन कर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली पढ़नी पड़ेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट आते हैं ओल्ड पे। तो ओल्ड हमारे पास ना 3 टाइप की एनसीईआरटीज हैं। ये अपना इंसेंट के लिए आर एस शर्मा सर, रामशरत शर्मा, सतीश चंद्रा का मेडाइबल एंड बिपिन चंद्रा का मॉडर्न। तो अभी इनका क्या सीन है? अभी कुछ दिनों से ना क्या होता है कि ऐसा मान के चलो, एक थोड़ा सा गेम से होता है। कोई एक टॉपर हुआ और उसको 2 क्वेश्चन ना उसने, कोई मान के चलो कोई ऐसा कोई बोर्ड है, मान के चलो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड की बुक वो पढ़ रहा था और 2 क्वेश्चन ही उसे यूपी बोर्ड की बुक से मिल गए। फिर वो हु हल्ला हो गया कि अरे भैया क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया बुक है वो, और सब लोग इसी बुक को पढ़ो, और फिर पूरा गांव उस बुक को लेने चला गया, और पूरे फ्लो में सबने वो बुक पढ़ी। फिर नेक्स्ट ईयर आए तो नेक्स्ट ईयर उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर लोगों ने कहा अरे क्वेश्चन नहीं आया तो इसको ना एक और जवाब देते हैं, इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया इसने डायग्राम बनाए हैं, ये है वो है फलाना है ढीका है। और 4 लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी बुक है, फिर लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है क्या कोई भी सेंट्रल मतलब एनसीईआरटी के द्वारा लिखी हुई बुक में वो माल नहीं मिलेगा जो हमें स्टेट में लिखी हुई से मिल जाएगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आपका दिल कर रहा है तो तमिलनाडु बोर्ड पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा बस सूहल्ला है, ऐसा कुछ खास माल नहीं है उसमें जो कि हमारी एनसीईआरटीज में नहीं है। पर 2-4 लाइनें ज़्यादा भी सीख लोगे तो उससे कुछ नहीं उखड़ेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपका एंसेंट या मेडाइवल हिस्ट्री का। ठीक है ना? तो मेरे को लगता है कोई एक फिक्स कर लो। चाहो तो आप आर एस शर्मा पढ़ सकते हो या फिर मेडाइवल के लिए सतीश चंद्र, लेकिन मैं इस वाली बुक के लिए तो मना करूंगा। तो जो बिपिन चंद्रा की बुक है ये आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि इन सब बुक का करेक्ट मिलता है आपको जब आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रम और राजीव अहिर सर की। ठीक है ना? तो स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे तो आपको फिर इन सब का उधर उन्होंने बनाया हुआ है अच्छे से, तो आपको ये वाली बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, तो या चाहो तो आप तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको अपना हाइपोथेसिस दे दिया कि मैं क्या सोचता हूँ इन सब बोर्ड के बारे में। तो इनमें से कोई भी एक चूज कर लेना, लेकिन एक ही चूज करना प्लीज। आर्ट एंड कल्चर के लिए आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको इम्पोर्टेंट बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर। ओके ना? इसे तो आपको कैसे भी करके पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसके अलावा कोई बुक है नहीं, तो आपको तो ये पढ़नी पड़ेगी। वैसे मैंने इसके नोट्स अपने ग्रुप में डाले हुए हैं, और जो मैंने बनाए हुए थे, तो आप उधर से जाके इसके नोट्स भी देख सकते हैं। अब आते हैं लास्ट एनसीईआरटी हैं जो है सोसाइटी की। अब सोसाइटी कहोगे आप ये किधर से आ गया? सोसाइटी तो अपन कहीं एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो वो अपना मेंस और फिर मेंस का जीएस पेपर फर्स्ट, और कुछ 2-4 बातें जीएस पेपर सेकंड जिसमें वल्नरेबल सेक्शन की बात करते हैं, उधर कुछ और कुछ थोड़ा बहुत चाहो तो पेपर फोर्थ में कोई अच्छी बात करनी हो सोसाइटी के बारे में तो आप उधर भी कर सकते हैं। तो मेनली इसका एक टॉपिक है सोसाइटी जीएस पेपर फर्स्ट में, उधर आप इसको यूज करते हैं। ये जो जीएस पेपर फर्स्ट में सोसाइटी एक जो पूरा सेक्शन है उसमें आप इनका यूज कर सकते हो। तो इनमें कौन सी पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी या फिर इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी या सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया या इंडियन सोसाइटी? तो मुझे लगता है ना आपको इन दोनों बुक्स को पढ़ना चाहिए। पर पर्सनली मेरे को कोई पूछे कि मैं क्या करूं, तो मेरा पर्सनल जो व्यू है वो है कि इन्हें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रीड। मस्त सा नोट, सॉरी, मस्त सा कोई भी नोट ले लो, जो इतने सारे नोट्स मिलते हैं, और या फिर कोई भी किसी भी विजन का ले सकते हो आप, या फिर कोई भी ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो सोसाइटी के लिए लेते हैं, ओनली इसका भी ले सकते हो आप। तो उनमें से क्या है ना, कोई ले लो, और ये बुक्स बुक्स के चक्कर में नहीं, क्योंकि इनसे कोई बेसिक भी नहीं बनने वाला, और वो तो आपको याद ही करना है कोई नई चीज़, तो उसके लिए इसे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल। तो 2 बातें और करते हैं उसके बाद इसे ख़त्म करते हैं। फर्स्ट, इफ़ यू नीड, ये एनसीईआरटी आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, आप एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हो, तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है ना? हमारे पास, तो आप इन सारे नोट्स को परचेज कर सकते हो। बाकी बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे बुक्स के मैंने बताए हुए हैं उसमें ग्रुप में डले हुए हैं, तो आप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको पूरा एक मतलब एकदम अच्छे वे में चाहिए तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, ये सारे नोट्स पूरे एनसीईआरटी के। ओके, नेक्स्ट बात है कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं।
यदि आपको नोट्स खुद बनाने हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। लेकिन ये पढ़ते कैसे हैं? हाउ कैन रीड? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सब पूरा दुनिया ऐसा भाव में आके और उधर खड़े होके पोडियम पे बोल देता है कि ये एनसीईआरटी पढ़ने का है, और मैं भी बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ने का है, पूरा दुनिया बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़ने का, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि इधर अपन कैसे पढ़ेगा इनको। ये तो साला छोटा बच्चा लोग के लिए लिखा गया है कि वो 6 क्लास का बच्चा है वो पढ़ेगा इसको मस्त जान के इधर कहानी पढ़ के, फिर मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? तो कैसे पढ़ते हैं इसे, उसके लिए मैं स्पेसिफिक कोई वीडियो बनाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं। और इसका जो मैंने एक नया बेस्ट तरीका निकाला था, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, और क्वेश्चन के थ्रू हम वो लेसन पढ़ने जाते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चंस पूरे चैप्टर के हैं वो हैंड आउट हाथ में लेके रखो, और फिर उस हैंड आउट को 4-5 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, जो आपके दिमाग में एक हुक बना देंगे। फिर जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे तो उधर से आपको काम काम का माल पूरा निकल जाएगा, और फर्जी माल था वो आप उधर ही डाल दोगे। ओके, तो ये हम लोग एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, एंड जय हिंद, जय भारत, ओवर एंड आउट।